नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। सदाबहार क्रांति जैव खुशहाली का मार्ग विषय पर होगा मंथन। %50 टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को भारत ने बताया कारण और तर्कहीन। कहा कि बाजार पर आधारित है तेल का आयात। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा हर जरूरी कदम। अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाने पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति। कहा कि ट्रंप से बात करके खुद को नहीं करेंगे अपमानित। ब्रिक्स देशों के साथ करेंगे चर्चा। संसद में नियमों का हवाला देकर पक्ष विपक्ष में बिहार एसआईआर मुद्दे पर गतिरोध जारी। दोनों सदन में आज खेल और समुद्री व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। और आपदा से उबरने की कोशिश में उत्तरकाशी का धराली गांव। केंद्र और राज्य की एजेंसियों की मदद से युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी, लेकिन मलबे के कारण हो रही है परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित इस सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति जैव खुशहाली का मार्ग है। ये विषय प्रोफेसर स्वामीनाथन के सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति आजीवन समर्पण को प्रदर्शित करता है। और इस सम्मेलन में वैज्ञानिक, नीति निर्माता, विकास संबंधित पेशेवर और अन्य हितधारक सदाबहार क्रांति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के प्रमुख विषयों में जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए सतत कृषि, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होकर जलवायु अनुकूलन मजबूत करना, सतत और समतामुलक आजीविका के लिए उपयुक्त तकनीकों का उपयोग और युवाओं, महिलाओं तथा कमजोर समुदायों को विकासात्मक चर्चाओं में शामिल करना सम्मिलित है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी खाद्य और शांति के लिए पहल एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। और इस पुरस्कार की शुरुआत एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी संयुक्त रूप से कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति विकास और जमीनी स्तर पर सहभागिता या स्थानीय क्षमता निर्माण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और सुधार और कमजोर तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जलवायु न्याय, समानता और शांति को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के फैसले को भारत ने अनुचित, अकारण और तर्कहीन बताया है। एक बार फिर से विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि तेल का आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत कोई भी फैसला अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से लेता है। ट्रंप के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कार्यकारी आदेश के मुताबिक भारत पर अब अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर कुछ दिन पहले भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और नए आदेश के अनुसार भारत पर अब शुल्क बढ़कर 50% हो गया है। अतिरिक्त टैरिफ के पीछे ट्रंप ने रूस के साथ भारत के व्यापार और तेल खरीद को कारण बताया है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस के साथ तेल की खरीद कर रहा है और इससे रूस को यूक्रेन में अभियान में मदद मिल रही है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे और इसके लिए अमेरिका प्रेशर
पॉलिटिक्स का सहारा ले रहा है, जबकि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और फर्टिलाइजर आयात करता है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय संघ पर अमेरिका ने 15% टैरिफ लगाए हैं, लेकिन उसने भी रूस के साथ पिछले साल 67.5 मिलियन यूरो का व्यापार किया था। अमेरिका के ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर एक बार फिर से हमला बोला है। एक साक्षात्कार में लूला ने कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीधी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि उनका मानना है कि ये उनके लिए अपमानजनक होगा। लूला ने कहा कि ब्राजील किसी भी तरह के पारस्परिक शुल्कों की घोषणा करने वाला नहीं है। लूला डी सिल्वा ने टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराते हुए इसे अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि वे सबका सम्मान करते हैं और अपने लिए भी सम्मान की मांग करते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि वे ब्रिक्स देशों के साथ चर्चा करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। लोकसभा में आज राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 और भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों तथा सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित नैतिक आचरण का प्रावधान करता है। ये विधेयक ओलंपिक और खेल आंदोलन की नैतिकता और निष्पक्ष खेल, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों को भी बढ़ावा देता है। विधेयक का उद्देश्य खेल संबंधी शिकायतों और खेल विवादों का एकीकृत, न्याय संगत और प्रभावी तरीके से समाधान प्रदान करना भी है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। ये बिल राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में संशोधन का प्रयास करता है। डॉक्टर मनसुख मांडविया दोनों बिलों को पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे, और इसके अलावा लोकसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक समग्र पोर्ट विकास को बढ़ावा देने, व्यापार करने में सहूलियत प्रदान करने और भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये विधेयक राज्य समुद्री बोर्ड की स्थापना और सशक्तिकरण का भी प्रावधान करता है, ताकि प्रमुख पोर्ट्स के अलावा अन्य पोर्ट्स का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके, और साथ ही समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। सर्बानंद सोनोवाल इस बिल को पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। तो वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में आज तटीय पोर्ट विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बिल को पारित कराने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। बिल तटीय पोत परिवहन के विनियमन से संबंधित विधि के समेकन और संशोधन के लिए, तटीय व्यापार को प्रोन्नत के लिए और उसमें घरेलू सहभागिता को बढ़ावा देता है, और ये सुनिश्चित करता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और प्रचालित तटीय बेड़ों से सुसज्जित हो। और इसके अलावा अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडी ब्लॉक के नेताओं की आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर बैठक होगी, और इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR मुद्दे पर रणनीतिक चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। ये बैठक संसद के मॉनसून सत्र के दौरान SIR के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध के बीच हो रही है। SIR के अलावा ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा होने की संभावना है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेजा है। तेजस्वी यादव से आयोग ने 2 वोटर ID रखने के मामले में फिर से जवाब मांगा है। इस संबंध में दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक
निबंधन पद अधिकारी की ओर से पत्र लिखा गया है और इसमें तेजस्वी द्वारा 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए एपिक नंबर से संबंधित वोटर आईडी को 8 अगस्त तक जमा कराने को कहा गया है। बीते रविवार को भी तेजस्वी यादव को आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष की ओर से पहले पत्र का जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है। सरकार ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक इस अहम पद के लिए व्यापक समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। और बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, जिसकी अधिसूचना आज जारी होगी। और जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 9 सितंबर को इस पद के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। उत्तराखंड का धराली त्रासदी से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद से राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम के चलते बचाव अभियान में परेशानी बनी हुई है। उत्तराखंड के सीएम ने बुधवार को हर्षिल का दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने बचाव अभियान के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश दिए हैं। आपदा के बाद से एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, तो कई लापता लोगों की तलाश जारी है। लेकिन मलबे के कारण काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच एसडीआरएफ के पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने बताया है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ टीम आने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आएगी। सभी टीम्स ने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया है। एक डेड बॉडी रिकवर हुई है। मलबा काफी है, 50 फीट से ज्यादा मलबा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हमारी जो टीम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ आनी है, मुझे उम्मीद है कल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद थोड़ा और तेजी आएगी काम में। और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, कल आईटीबीपी की जो कंपनी यहाँ पे तैनात है, इन लोगों ने वहाँ से काफी लोगों को, फंसे हुए लोगों को जो कपांग में पोस्ट है वहाँ शिफ्ट किया है। इसके अलावा जो आर्मी की यूनिट है, उन्होंने काफी लोग को वहाँ से जो फंसे हुए थे हर्षिल में वहाँ पर शिफ्ट किया। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम हमारी गंगोत्री में थी, उन्होंने कुछ लोगों को गंगोत्री शिफ्ट किया। तो सभी एजेंसीज मिलकर के काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं। और जो भी वहाँ पर मलबा इकट्ठा है, उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा उसका वॉल्यूम है, इसलिए थोड़ा सा अभी समय लग रहा है। और वहीं उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पिंडर और अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है और जिसे अब खोल दिया गया है। हर साल बुनकर समुदाय का सम्मान करने, भारत की हथकरघा विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुल 24 पुरस्कार विजेताओं को 2024 के प्रतिष्ठित संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हथकरघा विपणन सहायता घटक का हिस्सा है। ये पुरस्कार उन बुनकरों, डिजाइनरों, विपणकरों और स्टार्टअप और उत्पादक कंपनियों के काम को मान्यता देता है जो इस क्षेत्र में अपने काम के जरिए बदलाव लाए हैं। दरअसल भारतीय हथकरघा उद्योग दुनिया के सबसे पुराने और जीवंत कुटीर उद्योगों में से एक है। हजारों साल पुरानी विरासत के साथ ये भारत की समृद्ध संस्कृति और कुशल कारीगरी का प्रतीक है। भारतीय बुनकर लंबे वक्त से हाथ से कताई, बुनाई और छपाई कौशल में अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। ये देश भर के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में स्थित हैं, जहां ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रही है। सरकार ने 2015 में हथकरघा कारीगरों के सम्मान में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया था।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के अजरक प्रिंट से। अजरक ने चटक रंग के साथ बाड़मेर से निकलकर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज देश विदेश में और अजरक प्रिंट की लगातार मांग बढ़ रही है। देश के विभाजन के बाद विशेषकर कई खत्री परिवार पाकिस्तान छोड़कर राजस्थान के बाड़मेर आ गए। उन्होंने यहाँ पानी की कमी होने के बावजूद रंगाई और छपाई की अपनी सांस्कृतिक विरासत अजरक को सहेज कर रखा। अजरक प्रिंट की उत्पत्ति सिंध क्षेत्र से मानी जाती है। बाद में यह भारत के कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में फली फूली। अजरक एक पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है जिसमें प्राकृतिक रंगों और हाथ से उकेरे गए लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करके कपड़े पर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसमें नील, हल्दी और मजीठ का उपयोग होता है। अजरक प्रिंटिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं, जैसे कपड़े को भिगोना, रंगना, सुखाना और फिर से रंगना। अजरक को अक्सर दोनों तरफ से मुद्रित किया जाता है जिससे यह एक तरफ से मुद्रित कपड़े की तुलना में अधिक टिकाऊ और बहुमुखी हो जाता है। केमिकल कलर अजरक में करीब करीब काम में नहीं लिए जाते। आज भी जो भी कहीं भी कर रहे हैं, इसमें वेजिटेबल और मिनरल, अभी पीला रंग है तो ये अनार के छिलके, हल्दी, इनसे तैयार हो जाता है। अजरक में परंपरा से तो एक कपड़ा बनता था जिसको अजरक बोलते थे ना, उसका नाम भी अजरक था। और फिर उसी विधा में और आइटम घर के ओढ़ने, ये वो जो भी सारे मेन वो अजरक वही होते। उसमें आसा, पल्ला परंपरागत फिक्स डिजाइन थे। ये काटोड़ा इससे बनता है, अंबिका के आटे से, जो इमली का अंबी के आते हैं, उसमें लोहे की जंग से कट बनता है, वो ये कट है। ये ब्लैक कलर का होता है और ये पक्का होता है, लॉन्ग लाइफ है। अजरक प्रिंट मोहनजोदड़ो काल से अब तक का सफर विभिन्न विविधताओं को समेटे हुए है। इसने हजारों परिवारों को रोजगार मुहैया कराने के साथ एक सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज कर रखा है। अजरक प्रिंट है, गुडली है, ये बहुत बढ़िया अजरक प्रिंट में आया करे, 100% गारंटेड फास्ट कलर होया करे। ये चूना है जो क्रियाणु और मिक्स करे गूंद चूना और मिट्टी छोड़ी जाती है, वही गूंद आता है। कच्छ अजरक को जीआई टैग भी मिला है जो इसकी प्रामाणिकता और विशिष्टता को दर्शाता है। बहरहाल मशीनीकरण के बाद से बड़े पैमाने पर रासायनिक कलर के साथ प्रिंटिंग होने लगी है, लेकिन सुदूर बाड़मेर जिले में वानस्पतिक रंगों के साथ अजरक प्रिंट की बढ़ती लोकप्रियता अपने आप में सुकून देने वाली है। विरासत एवं पर्यावरण संरक्षण के इस प्रतीक को थार के बाशिंदे कई पीढ़ियों से बखूबी सहेजे हुए हैं। सुधांशु सारस्वत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले भव्य आयोजन के लिए देश भर में प्रतिभाशाली लोगों को निमंत्रण दिया गया है और इसी कड़ी में मुंबई की मीशा भट्ट को भी निमंत्रण मिला है। मीशा भट्ट अपने काम के जरिए युवाओं की आवाज बुलंद कर रही हैं और देश की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रही हैं। डाक विभाग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उनके आवास पर आधिकारिक निमंत्रण देने पहुंचे। मीशा ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं का सशक्तिकरण विषय पर ट्रैक लीडर के रूप में कार्य किया था। इस भूमिका में उन्होंने पूरे भारत से आए युवा प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया था। मीशा के प्रयासों का ही परिणाम है कि उन्हें इन प्रेरक विचारों को भारत मंडपम में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करने का भी अवसर मिला था। मीशा ने इस विशेष निमंत्रण को लेकर खुशी जताई है। मैं बेहद ही उत्सुक हूँ ये एट होम रिसेप्शन अटेंड करने के लिए और माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलकर उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक युवा को एट होम रिसेप्शन के लिए बुलाया जाना एक अपने आप में दिखाता है कि भारत के आने वाले कल की नींव युवा बढ़ चढ़कर रखेगा और भारत के डेवलपमेंट के लिए युवा बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूशन देगा। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल सर्विसेज का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वह मेरे घर आकर मुझे यह माननीय दिवस के उपलक्ष्य का निमंत्रण डिलीवर किया। और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
खुले खुशियों का खजाना, केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, जब भाई बहन को हो खुशियाँ मनाना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली पुस्तक मेले में दिल्ली सरकार का स्टॉल भी देखा जा सकता है। हिंदी अकादमी, सिंधी अकादमी, उर्दू अकादमी और पंजाबी अकादमी की पुस्तकें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। और क्या खास है यहाँ, इस पर दिल्ली की कला, संस्कृति और भाषा सचिव रशीम सिंह से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत की है। दिल्ली पुस्तक मेले पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कला और संस्कृति सचिव दिल्ली सरकार से रश्मि सिंह जी। मैम, क्या कहेंगे? देखिए, हमें बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे जो अकादमी है हमारे कला संस्कृति विभाग से जुड़े हुए, हिंदी अकादमी, सिंधी, फिर उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, तो सबकी एक सम्मिलित भागीदारी यहाँ पे हुई। लोगों में बड़ा उत्साह आया कि इस पुस्तक मेला का पूरा फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर भारतीय भाषाओं में कई जो नए कृतियाँ आती हैं निकल करके, तो उसको यहाँ पर लाया गया है, जो कि हमारे अकादमी द्वारा जो है समय समय पे प्रोत्साहन दिया जाता है अनेक लेखकों को। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, पढ़ें, जुड़ें। साहित्यिक मंच बनाया गया है, पहली बार देखने को मिला दिल्ली सरकार ने इस तरह की पहल की। अनेकता के बाद एकता, मतलब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो हमारे विविधता में जो एकता है, और यहाँ पे हर घर तिरंगा जो एक कैंपेन चल रहा है, तो उसमें भी जो कला संस्कृति विभाग को एक नोडल रोल जो दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर इस कैंपेन में अभी हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया है कि वो यहाँ आएँ और ज़रूर जो हर घर तिरंगा कैंपेन है भारत सरकार का, उसके साथ में जुड़ करके वो अपना सेल्फी लें, उसे हैशटैग हर घर तिरंगा पोस्ट करें। और तो किताबें और अलग अलग भाषाओं में ये जो किताबें हैं, इसी का एक प्रतिनिधित्व करती हैं, एक प्रतिबिंब है। मैम, जो दिल्ली के लोग हैं, पाठक हैं, बच्चे हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आमंत्रण देना चाहेंगे? बच्चों को उनके जो अभिभावक होते हैं, उनके टीचर्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, घर में जो उनके गार्जियंस हैं, उनके माँ बाप हैं, तो उन सब का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों का संबंध जो है वो मतलब जितने जल्दी बना सकें पुस्तकों के साथ में, वो अपने बच्चों का भविष्य स्वर्णिम कर पाएंगे, क्योंकि पुस्तकें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो पुस्तकें बहुत कुछ सिखाती हैं, और ये कहा है रश्मि सिंह जी ने, और कहा है जो भी लोग इस दिल्ली पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो वो इस हर घर तिरंगा सेल्फी स्टैंड के साथ सेल्फी लेना ना भूलें। कैमरामैन प्रमोद देही के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन इस बार एक अलग ही संदेश लेकर आया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले की आदिवासी महिलाएं न केवल राखियां बना रही हैं, बल्कि एक ऐसी राखियां बना रही हैं जो पर्यावरण की भी रक्षा करेंगी। और ख़ास बात यह है कि इन राखियों को भारतीय सेना और नौसेना के जवानों को भेजा गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, और हमें दीजिए इसी के साथ ही इजाज़त। नमस्कार। ये तस्वीरें हैं पालघर जिले की विक्रमगढ़ तहसील की, जहां के 11 गांवों की लगभग 150 आदिवासी महिलाएं इस रक्षाबंधन के लिए बांस से बनी 25,000 इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर चुकी हैं। खरपड़पाड़ा, दातिलपाड़ा, चिंचपाड़ा और अन्य गांवों में महिलाओं ने रात दिन मेहनत कर ये राखियां बनाई हैं। इन राखियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बांस से बनी हैं। इनमें तुलसी के बीज लगाए गए हैं, यानी जहां भी इन्हें फेंका जाएगा वहां एक पौधा उग सकता है। ये नवाचार न सिर्फ प्रकृति की रक्षा करता है, बल्कि संवेदनशीलता और जुड़ाव का एक गहरा संदेश भी देता है। राखी एक बहुत महत्व का विषय है। बाम्बू की राखी हम इसलिए बनाते हैं, आपकी जानकारी के लिए, बहुत सारी राखियां भारत में बाहर देशों से आती है और 90% उसमें प्लास्टिक की आती है। इसका
बहुत बड़ा प्रभाव पर्यावरण पे होता है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इससे किसी को काम मिले और पर्यावरण की हानि ना हो। इसमें करने में हम सफल रहे हैं। इस साल केशव सृष्टि की ये जो कंपनी है, विक्रमगढ़ बाम्बू उद्योग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसका ब्रांड है बैम्बू फर्स्ट, ये 25,000 बाम्बू की राखियां बना रही है। हर साल की तरह इस बार भी इन आदिवासी महिलाओं ने अपनी बनाई हुई 10,000 राखियां भारतीय सेना और नौसेना के जवानों को भेजी हैं। शेष राखियां मुंबई और अन्य शहरों के बाजारों में बिक्री के लिए भेजी गई हैं। खेती के मौसम के बावजूद महिलाओं ने खेत का काम पूरा करने के बाद रात को जाग जाग कर राखियां बनाई। इससे उन्हें स्थानीय रोजगार और स्वावलंबन का अवसर मिला है। महिलाओं ने केशव सृष्टि संस्था और नाबार्ड के सहयोग से बांस उद्योग प्रोड्यूसर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी बनाई है, जिससे अब वे विभिन्न बांस हस्तकला उत्पाद तैयार कर रही हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं। तो ये थी पालघर की उन महिलाओं की कहानी जिन्होंने रक्षाबंधन को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश बना दिया। सलाम है इन बहनों को और उनकी बनाई उन राखियों को जो एक सैनिक की कलाई पर बंधकर प्रकृति की भी रक्षा करेंगी। शिशिर सिलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।